हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप यू आर वेरी गुड एट योर होम एंड स्टडिंग वेल। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से आपका मेरा यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं, किस प्रकार जो उनकी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने उदाहरण के साथ भी इसका प्रयोग किया था कि किस प्रकार जो है हम दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल का ज्ञापन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। मैंने मुक्त पतन में देखा था कि मुक्त पतन कब होता है, क्यों वस्तु को मुक्त पतन कहा जाता है। तो मुक्त पतन क्या होता है, जब वस्तु जो है केवल पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु मुक्त पतन में है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। क्या मुक्त पतन में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है, ये देख लेते हैं। देखिए, मुक्त पतन में गिरने के प्रक्रम के वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अतः मुक्त पतन के क्रम में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रश्न आपको आ सकता है कि क्या एक नंबर में मुक्त पतन में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर है नहीं। जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। हाँ, वेग के परिमाण यानी क्वांटिटी में परिवर्तन हो सकता है, तो वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, ठीक है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है, जब भी कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर मुक्त पतन से गिर रही होती है, जिसमें केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है, तो उस बल के कारण जो है त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, को अंग्रेजी भाषा के स्मॉल अक्षर जी से सूचित किया जाता है। तो बड़ी भाषा जी से क्या करते हैं हम, वो हमारा ग्रेविटेशनल क्या था, फोर्स थी, और यहाँ पे स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान क्या होता है, जिसका ऐसा ही मात्रक है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी मान, किसकी, स्मॉल जी की, ठीक है। तो अब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का सूत्र और गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, ये दोनों हम निकाल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर पढ़ते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हम जो है ना, त्वरण यानी जी का या गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र निकाल सकते हैं। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, गति के दूसरे नियम के अनुसार, बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, यानी F = m × g, राइट। ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और g क्या है, त्वरण है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि F क्या है, बड़ा G × m बटा d², यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू दो वस्तुओं का द्रव्यमान गुणा उनका गुणनफल है बटा दूरी का वर्ग है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम अथवा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम समीकरण ए को समीकरण बी के अनुसार हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, कि mg = G × m बटा d², यानी दूसरे शब्दों में स्मॉल g = बड़ा G × M बटा d²। तो ये हो गया हमारे स्मॉल g का मान, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारे त्वरण का ज्ञात करने का, जहाँ पे m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, d के दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, और g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। तो इस समीकरण के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि मुक्त पतन के समय गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरह से हम स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसका मैथमेटिकल सूत्र भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात दो विभिन्न द्रव्यमान वाले वस्तुओं को समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं एक ही साथ पृथ्वी से टकराएंगी। दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो दोनों ही पहले पृथ्वी के साथ टकराएंगी। इसमें कोई भी द्रव्यमान के भार से कोई उनकी गति में परिवर्तन नहीं होता, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर होती है, ठीक है,
जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर होती है तो पृथ्वी के बीच की दूरी वस्तु तथा पृथ्वी के केंद्र की दूरी को मापा जा सकता है। ठीक है, अर्थात स्मॉल डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी, यानी दूरी जो है डी जो है पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। अब हमने ऊपर समीकरण सी और डी जो निकाले थे उसमें आर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, देखिए डी की जगह आर रखते हैं तो स्मॉल जी क्या होगा, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक हो गया, आर होगी त्रिज्या जबकि डी थी दूरी। तो अब इस प्रकार जो है ये हमारा समीकरण डी निकलता है, यह पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के नज़दीक रखे वस्तु पर लागू होती है। ठीक है, तो ये था हमारा मैथमेटिकल सूत्र में जी की वैल्यू निकालना। अब दूसरा है हमारा ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का बदलाव या अंतर क्या होता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ध्रुव अथवा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या बदलाव आता है या कोई अंतर आता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों अंडाकार है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की वृत्त की ओर जाने पर उसकी बढ़ती है। इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होगा। इसलिए जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, विषुवत वृक्ष की अपेक्षा विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आर यानी त्रिज्या के बढ़ने पर घटेगा और आर के घटने पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह व्युत्क्रमानुपाती है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर अपेक्षाकृत कम होगा। तो ये है इसका उत्तर कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होगा और विषुवत रेखा पर अपेक्षाकृत कम होगा। तो ये प्रश्न आता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं, एक का प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, अब कैसे हम इसको निकालना है, इसका परिकलन कैसे करना है। देखिए, हम जानते हैं स्मॉल जी इक्वल टू बड़ा जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बटा मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बटा त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अतः पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया एम, पृथ्वी की त्रिज्या आर और स्थिरांक हो गया जी। इनकी अगर हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए अब आपको पता ही है जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। जहाँ मास कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान वो है आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम और त्रिज्या कितनी है 6.4 × 10⁻6 मीटर, राइट। अब इनको हम पुट करते हैं तो समीकरण जो सामने आएगा वो ये आएगा, जी क्या होगा स्मॉल जी यानी त्वरण क्या होगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू 6 × 10⁻24 किलोग्राम बटा 6.4 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसलिए जी की वैल्यू क्या आएगी 9.8 मीटर स्क्वायर। ये आई आपकी स्मॉल जी की वैल्यू। तो आपकी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है ये है, आपने याद रखनी है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर या पृथ्वी के नज़दीक के पिंडों वस्तुओं के लिए गणना करते समय सामान्य रूप से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निश्चित रहता है या नियत रहता है। अब जो पृथ्वी के नज़दीक पिंड होते हैं उनके ऊपर। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति क्या होगी, हम जानते हैं स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी जी इंटू एम बटा डी स्क्वायर, राइट, या डी की जगह आर भी कर सकते हैं हम, दूरी या त्रिज्या। अब क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो एक समान या अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को किसी एक ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाए तो दोनों एक समान गति से एक समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इसका मतलब द्रव्यमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गति के ऊपर। तो सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों या हल्की हों भारी हों पृथ्वी पर समान दर से गिरेंगी। अब एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इटली में पिसा की झुकी मीनार में विभिन्न वस्तुओं को गिराकर बतलाया कि सभी वस्तुएं मुक्त पतन में पृथ्वी के समान दर से गिरती हैं, इस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो चूंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, ये भी हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है निकटवर्ती द्रव्यमानों पर निकट वस्तुओं पर निकटवर्ती पिंडों पर जी का मान स्थिर रहता है। अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान्य होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ,
वैसे निकटवर्ती वस्तुओं का त्वरण होता है a, लेकिन पृथ्वी का त्वरण होता है g, इसलिए हम a की जगह g रखेंगे तब भी हम मान्य होगा। यानी आपको पता है फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल u प्लस ए टी, ठीक है, s क्या होता है दूरी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका गति का दूसरा नियम बोलता है। और v स्क्वायर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2s, वेयर u क्या होता है इनिशियल आपका वेग, 5v हुआ फाइनल वेग, और a हुआ एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और s होती डिस्टेंस, ठीक है। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, v क्या होगी u प्लस ये, और s क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ हुई आपकी, इसको हम लिख सकते हैं g का स्क्वायर, g की जगह ये हुआ आपका g, तो ये हुआ आपका gs, ठीक है। अब गति के सभी समीकरणों में त्वरण a की जगह गुरुत्वीय त्वरण g लिखा जाता है। तो क्या आएगा, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो, ये इसका निकल के आता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो g को धनात्मक लिया जाता है, तथा वस्तु के पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर गति की स्थिति अर्थात वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने के क्रम में गुरुत्वीय g को ऋणात्मक लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में, जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिर रही हो या पृथ्वी की तरफ कहीं से भी गिर रही हो, उसमें एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। लेकिन जब आप पृथ्वी की सतह से उसको दूसरी तरफ फेंक रहे होते हो, वो दूसरी तरफ जा रही होती हो, उसमें गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है नेगेटिव यानी ऋणात्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के बढ़ने के साथ बढ़ता है और जड़त्व के घटने के साथ घटता है। अब द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान के उसके जड़त्व के साथ बढ़ने से बढ़ता है, और जड़त्व घटता है तो वो घटता है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वह पृथ्वी हो या कोई अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर हो। इसका अर्थ यह है कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलेगा। तो इसके ऊपर प्रश्न भी आता है, अर्थात द्रव्यमान या अर्थात परिवर्तन के साथ वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अब आया भार, ठीक है। अब भार के बाद देख लेते हैं, किसी वस्तु का भार क्या है, वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो भार का हुआ, किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी द्वारा लगाया जाना वह बल है जिसके कारण पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर गुरुत्व बल के कारण खींचती है, आपको पता है, आकर्षित करती है। तो यह आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी गति के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसमें a त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, और g क्या है, गुरुत्वीय आपका त्वरण है। इसके बाद एक ही जगह हम g लिख सकते हैं, तो F इक्वल टू मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इसको कर सकते हैं हम ma की जगह mg कर सकते हैं। तो वस्तु पर पृथ्वी का यह आकर्षण बल F वस्तु का भार कहलाता है, और वस्तु के इस भार को अंग्रेजी अक्षर W के द्वारा दर्शाया जाता है। अब वस्तु का भार जो है W के अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी के W अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, और वस्तु का भार हो गया मास इंटू जी, ठीक है। तो W का होगा m इंटू जी, ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या है W का, ये देख लेते हैं। तो वस्तु का भार हुआ W, वस्तु का भार W, वस्तु के भार का एक बल है, यह एक बल है जिस पे हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। यानी हमारा भी, अगर हम जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे तो हमारा जो भार है वह W द्वारा निश्चित होगा, ठीक है। तो W ऐसा ही मात्रक क्या है, जो फोर्स का मात्रक है, फोर्स का मात्रक है न्यूटन, तो W का भी क्या है, न्यूटन। तो W का ऐसा ही मात्रक भी क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। अब भार क्या है, भार एक बल है जो ऊर्ध्वाकार दिशा में नीचे की ओर लगता है। ऊर्ध्वाकार मतलब ये नीचे की सतह है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। तो भार एक बल है जो ऊर्ध्वाकार दिशा में नीचे की ओर लगता है, अतः भार में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, अर्थात भार एक सदिश या वेक्टर राशि है, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम कि द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में कोई परिवर्तन होता है। चलिए देख लेते हैं। तो किसी दिए गए
स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो भार भी घटेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यही कारण है किसी दिए गए स्थान पर वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, एक स्थान के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसके स्थान के ऊपर वस्तु का भार निर्भर करता है, जबकि हम जानते हैं द्रव्यमान किसी भी स्थान पर एक समान रहता है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी सेम रहेगा, पृथ्वी पर भी सेम रहेगा और अन्य ग्रह पर भी सेम रहेगा, परंतु भार जो है अलग अलग हो सकता है। तो ये प्रश्न आता है कि क्या चंद्रमा पर व्यक्ति का भार सेम रहेगा जो पृथ्वी पर है, या चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान और उसका भार सेम रहेगा। तो ये प्रश्न आपने देखने हैं। तो द्रव्यमान कहीं भी जाए वो सेम रहेगा, लेकिन भार जो है, वस्तु का भार जो है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g के बदलाव के कारण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g जो है अलग स्थानों पे अलग अलग होगा। जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी से कम होगा, अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर अपेक्षा कम होगा। अब ये भी प्रश्न आता है कि क्या वस्तु का भार चंद्रमा पर अधिक होगा पृथ्वी से या कम होगा? तो चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होगा किसी वस्तु का। क्यों? क्योंकि वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी पर ज़्यादा होता है, जबकि चंद्रमा पर कम होता है। तो अर्थात किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g के समानुपाती होता है। ठीक हो गया? चलिए, ये भी आपको समझ आ गया द्रव्यमान भार, मुझे उम्मीद है अच्छी तरह आपने समझा होगा। अब हम देख लेते हैं प्रणोद या दाब क्या है, यानी थ्रस्ट एवं प्रेशर। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा आज का, कोई बात नहीं, आप आराम से इसको पॉज करके देख लेंगे। तो प्रणोद एंड थ्रस्ट या थ्रस्ट एवं प्रेशर, प्रणोद एवं दाब क्या होता है? तो प्रणोद की परिभाषा हम सिर्फ परिभाषा ही देखेंगे आज, बाकी कल देख लेंगे। ठीक है, तो प्रणोद क्या होता है, थ्रस्ट की परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। ये याद रखना आपने। ठीक है, एक विशेष दिशा में लगने वाले प्रणोद को बल को प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। अब प्रणोद और थ्रस्ट का ऐसा ही मात्रक क्या है? क्योंकि प्रणोद या थ्रस्ट एक प्रकार का बल है, अतः थ्रस्ट या प्रणोद का ऐसा ही मात्रक भी वही होगा जो बल का होगा, यानी न्यूटन। इसका मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन। ऐसा ही मात्रक प्रणोद का न्यूटन ही होगा। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा, क्या वो आपको अच्छी तरह समझ आया? मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके समझें, फिर उसके बाद हम आज के इस टॉपिक के रिलेटेड जो कार्यपत्रक बनता है उसको देख लेते हैं, ताकि आपकी आज की वीडियो की समझ को परखा जा सके। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के जो इस टॉपिक का जो हमने आज समझा उसका कार्यपत्र देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों आज का कार्यपत्र ये रहा आपके सामने। 2 प्रश्न देता हूँ मैं आपको हर बार कार्यपत्रक में, तो आज भी 2 ही रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि क्या ध्रुव या विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में कोई बदलाव होता है? यानी ध्रुव या विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में कोई बदलाव होता है, तो आपने ये देखना है, आपने करना है। आपको मैंने बताया है, समझाया है वीडियो में, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं अगर आपने वीडियो अच्छी तरह समझा हो। अगर प्रश्न नंबर 2 क्या है अगला, प्रणोद की परिभाषा वो इसका ऐसा ही मात्रक बताएं। प्रणोद की परिभाषा बतानी है आपने और इसका ऐसा ही मात्रक। अभी हमने जस्ट इस वीडियो को अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको समझाया। तो ये 2 आपके आज के कार्यपत्र के रूप में प्रश्न हैं जिनको आप अच्छी तरह करेंगे, और मुझे उम्मीद है क्योंकि आपने वीडियो को अच्छी तरह समझा होगा तो आप अच्छी तरह इनको उत्तर दे सकते हैं, जो आपकी इस वीडियो की, इस टॉपिक की समझ को बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।